हरे कृष्णा। वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स सीबीएसई का एक पूरा सीरीज़। इस सीरीज़ में हम क्लास 9 सीबीएसई के फिजिक्स के सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे, उनके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे। तो ये सारा कुछ इस सीरीज़ में होने वाला है। ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें हम क्लास 9 फिजिक्स का पहला चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है मोशन। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ होने वाला है और इसमें आपका क्लास 9 का सारा बेसिक्स कवर होगा। एक इसी तरह का और एक सीरीज़ आएगा जिसमें हम क्लास 10 फॉर बोर्ड्स प्रिपरेशन 2024 भी जल्द लेके आने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं फिजिक्स क्लास 9 का पहला चैप्टर मोशन। मोशन फिजिक्स का एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है। जब भी हम अपने सराउंडिंग्स में आसपास किसी चीज को देखते हैं तो या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है या तो वो ऑब्जेक्ट मोशन पे होता है। बट हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन पे है? मीन्स क्या क्राइटेरिया है या क्या कंडीशन है जिसके वजह से कोई बॉडी मोशन पे रहता है और कोई बॉडी रेस्ट पे रहता है? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, देन हम उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। सपोज कर लेते हैं एक ट्री को, एक हाउस को, एक इलेक्ट्रिक पोल को, जो कि अपना पोजीशन को कभी भी चेंज नहीं कर रहा है। वो एक रेफरेंस पॉइंट के मीन्स रिस्पेक्ट में हमेशा एक ही पोजीशन पे बना हुआ है। आपका घर हमेशा एक ही पोजीशन पे है, पेड़ उसके आसपास जो है सब एक ही पोजीशन पे, तो हम बोलेंगे कि वो रेस्ट में है। तो सबसे पहले हम रेस्ट को डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज रेस्ट। रेस्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो अ body is said to be at rest if it does not changes its position with respect to its surrounding, respect to its immediate surrounding, we can say immediate surrounding। ओके, तो रेस्ट का डेफिनेशन क्या हुआ? कोई भी बॉडी अगर अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। अब ये इमीडिएट सराउंडिंग क्या होता है? इमीडिएट सराउंडिंग का मतलब होता है कि उसके आसपास के सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। जैसे अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे एक ट्री है, तो ट्री के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बहुत सारा और भी चीज़ होगा। जैसे कोई एक इंसान खड़ा है, ठीक है, एक कार मूव कर रहा है, तो ये सारा जो सामान है, ये जो इंसान हो गया, ये जो कार हो गया, ये इट्स ट्री के रिस्पेक्ट में इसके इमीडिएट सराउंडिंग में काउंट होंगे। तो अगर कोई भी बॉडी अपने इमीडिएट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है, अपने उसी पोजीशन पे बना रहता है, तब हम बोलेंगे कि वो बॉडी जो है वो रेस्ट पे है। तो रेस्ट का डेफिनेशन सिंपल है कि अगर कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज ना करे तो हम उसे रेस्ट में कहते हैं। ठीक है, इसी टाइप से हम मोशन को भी डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जस्ट इसका अगर मैं उल्टा लिख दूं तो वो बन जाएगा मोशन का डेफिनेशन कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन को चेंज कर ले, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन को चेंज कर ले तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि अ बॉडी is said to
be in motion if it changes its position with respect to its immediate surrounding, अगर वीडियो की स्पीड बहुत स्लो लग रही है तो आप इसे 1.5x में करके देख सकते हैं, आपको वीडियो और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ इसलिए वीडियो थोड़ा स्लो हो सकता है। आप चाहें तो वीडियो को 1.5x में भी करके देख सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। आप 1.5x में वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो मोशन का डेफिनेशन हमें क्या पता चल रहा है कि अ बॉडी इज सेट टू बी एट मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। अगर कोई बॉडी अपने इमीडिएट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वैसे बॉडी को हम बोलते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। जैसे कि एक कार, अभी इसी वाले एग्जांपल में मैं ले लूँ कि अगर ये कार ट्रैवल करते हुए आ रहा है, ये कार पहले इस पॉइंट में था, मैं इसे यहाँ पे बना देता हूँ कि ये कार पहले इस पॉइंट में था, देन ये कार इस पॉइंट पे पहुँचा। तो अगर ये बॉय इस कार को ऑब्जर्व करेगा तो इसके इमीडिएट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ये कार इतना पोजीशन आगे बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि कार जो है वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो अगर कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली चेंज करते रहेगा तो हम उसे कहेंगे कि वो मोशन में। तो मोशन और रेस्ट का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे क्लियर हो जाता है। बट यहाँ पे दूसरा चीज जो हम आज डिस्कस करेंगे वो ये है कि ये जो हमारा मोशन होता है ये रिलेटिव टर्म है। मोशन इज रिलेटिव टर्म। इसका मतलब क्या हो गया, ये मोशन इज रिलेटिव टर्म। इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है। व्हाट डज वी मीन बाय दिस स्टेटमेंट? देखिए, कई बार क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हम एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रेन है, ठीक है, ये हमारा ट्रेन है और हम इसके अंदर सफ़र कर रहे हैं और हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे पेड़ हैं। अभी पेड़ क्या है, पेड़ रेस्ट में है, ठीक है। अभी पेड़ का जो करंट स्टेटस है दैट इज योर रेस्ट, पेड़ तो रेस्ट पे है। बट ये ट्रेन क्या हो रहा है, ये ट्रेन इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और ट्रेन जो है वो हमारा मोशन में है, ठीक है। अगर मैं इस ट्रेन के अंदर से बैठ के इस पेड़ को देखूं तो मुझे क्या लगेगा कि ये पेड़ जो है वो भी मोशन में है, क्योंकि मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि हम जिस फ्रेम में हैं हमारे सराउंडिंग को हम उसी फ्रेम से देख सकते हैं। मतलब अगर मैं मोशन में हूँ, अगर मैं चल रहा हूँ, मैं मोशन में हूँ, तो मुझे भी अपने आसपास के सामान जो है वो मोशन में दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है, यहाँ पे जो ट्रेन है दैट इज ट्रेन मोशन में है, तो उसके वजह से हमें जो सारे ट्रीज है वो भी मोशन में लग रहे हैं। बट एक्चुअली ट्रीज जो है ये रेस्ट पे है, ट्रीज आर नॉट मूविंग, ट्रीज तो रेस्ट पे है, बट क्योंकि हमारा स्टेटस जो है वो मोशन पे है तो इसके वजह से हमें पेड़ भी मोशन में दिखेंगे, ठीक है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे दो
प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, 2 रेलवे ट्रैक्स है एक्चुअली, नॉट प्लेटफॉर्म्स, 2 रेलवे ट्रैक्स है, ठीक है, यहाँ पे 2 रेलवे ट्रैक है। एक ट्रेन इस ट्रैक पे है, ठीक है, एक ट्रेन इस ट्रैक पे है, एक ट्रेन को मैंने इस ट्रैक पे बना दिया, और एक ट्रेन हमारा सेम इस ट्रैक पे है, एक ट्रेन हमारा इस ट्रैक पे है, ठीक है। दोनों ट्रेन सेम पॉइंट से स्टार्ट करता है और दोनों का स्पीड भी सेम है, और यहाँ पे एक लड़का बैठा है और यहाँ पे एक लड़का बैठा है। अब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होगा, क्योंकि ना उसका पोजीशन चेंज हो रहा है ना इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो जब ये दोनों अपने आप को आपस में देखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रेस्ट पे पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि मोशन जो है दैट इज योर रिलेटिव टर्म, मतलब हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज बोल सकते हैं कि हम एक ही समय पे किसी एक जन के लिए रेस्ट पे हो और किसी दूसरे जन के लिए मोशन पे हो। तो ये पूरा का पूरा किस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, ये पूरा का पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसे देख रहे हो। जब आप प्लेटफॉर्म पे रहते हो और आपकी ट्रेन चलती है तब आपको प्लेटफॉर्म के लोग जो होते हैं वो भी चलते हुए लगते हैं, मोशन में लगते हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट इन मोशन। तो मोशन जो है दैट इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है। रेस्ट और मोशन की रिलेटिव है, मतलब आप किससे किसको कंपेयर कर रहे हो एट अ सेम टाइम, वो पे डिपेंड करता है, उस पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक पॉइंट जो कि हमको याद रखना है, हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, दिस मीन्स दैट एन ऑब्जेक्ट, दिस मीन्स that an object can be at rest with respect to one thing and in motion with respect to some another thing at the same time। मतलब सेम टाइम पे कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो सकता है और कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन पे हो सकता है किसी के लिए। तो ये जो रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट है ये पूरा का पूरा रिलेटिव टर्म है, हम किसके रिस्पेक्ट में किसको देख रहे हैं ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या डिस्कस किया है, यहाँ तक हमने डिस्कस किया रेस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत डीपली, हमने मोशन के कॉन्सेप्ट को देखा, देन वी हैव डिस्कस कि जो हमारा रेस्ट और मोशन है ये रिलेटिव टर्म होता है। अब हम देख लेते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, इट मीन्स कि व्हेन अ body moves along a straight line path, its motion is said to be
वन डायमेंशनल मोशन, or we can say straight line motion, सिंपल एज दैट। कि अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है तो वैसे मोशन को हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो उस मोशन को बोला जाता है स्ट्रेट लाइन मोशन और वन डायमेंशनल मोशन। तो क्लास 9 में जो हम मोशन का कॉन्सेप्ट डील करेंगे, क्लास 9 में जो हम मोशन का कॉन्सेप्ट डील करेंगे दैट इज टोटली बेस्ड ऑन योर वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो इसे बोला जाता है वन डायमेंशनल मोशन। तो ये हमारा वन डायमेंशनल मोशन होगा और क्लास 9 में हम वन डायमेंशनल को ही देखेंगे। 11 में हमें टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन को पढ़ना है। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है जो खाली एक ही कोऑर्डिनेट में होगा, आइदर इन एक्स और इन वाई, किसी एक कोऑर्डिनेट में होगा। ओके, चलिए, तो यहाँ तक हमने चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया, मोशन रेस्ट को समझ लिया, रिलेटिव टर्म समझ लिया, स्ट्रेट लाइन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अब जो हमको करना है दैट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट अब हमें करना है। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। क्योंकि अगर कोई भी बॉडी मोशन कर रहा है तो ये तो श्योर है कि वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस को कवर करेगा। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आएगा डिस्प्लेसमेंट का, तो इन दोनों को हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम डिस्क्राइब कर लेते हैं डिस्टेंस को। डिस्टेंस क्या होता है और कैसे इसे लिखना है एग्जाम में। चलिए, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी is the actual length of the path covered by a moving body, irrespective of the direction, in which the body travels। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है हमारा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ। अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हैं तो जो भी हमारा एक्चुअल लेंथ कवर हो रहा है, जो भी हम पाथ को कवर कर रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन यहाँ पे मैटर नहीं करता है। कोई भी डायरेक्शन में हम ट्रैवल कर ले, जितना पाथ हम कवर करेंगे वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। जैसे सपोज कर लेते हैं कि मैं पॉइंट ए पे रहता हूँ, और मेरे फ्रेंड का घर पॉइंट बी पे है। मुझे पॉइंट ए टू बी जाना है। ठीक है, मुझे पॉइंट ए टू बी जाना है। मुझे पॉइंट ए से ये ड्रॉ नहीं हो रहा, मुझे पॉइंट ए से बी जाना है और फिर हम दोनों को मिलके पॉइंट बी से पॉइंट सी पे आना है। ठीक है,
तो ये हमारा पूरा का पूरा पाथ है। सबसे पहले हम लोगों को पॉइंट ए टू बी जाना है जो कि हमारा 5 किलोमीटर का है, फिर हमें पॉइंट बी से सी पे आना है जो कि हमारा 3 किलोमीटर का है। तो जो हमारा डिस्टेंस कवर होगा, जो मैं डिस्टेंस कवर करूँगा वो कितना होगा, मैं पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी तक तो जाऊँगा ही, तो मतलब मैं 5 किलोमीटर ए से बी तक ट्रैवल करूँगा प्लस मैं बी से सी तक जितना करूँगा। इसका मतलब है मैं 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, मतलब मैं टोटल 8 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करूँगा। तो मेरा जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा, टोटल डिस्टेंस जो मेरा ट्रैवल होगा दैट इज़ योर 8 किलोमीटर। ठीक है। अगर मैं वापस फिर पॉइंट सी से ए पे चला जाता हूँ जो कि है 4 किलोमीटर, तब मेरा टोटल डिस्टेंस फिर कितना हो जाएगा, तो मेरा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ तक मैंने 8 किया था, अब उसमें और मैं 4 को ऐड कर दूंगा, तो इसका मतलब मेरा हो जाएगा 12 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो होता है रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन होता है। आप किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, आप जितना पाथ कवर करते जा रहे हो, जितना पाथ आप कवर करते जा रहे हो वो आपका डिस्टेंस बनते जा रहा है। ठीक है। तो डिस्टेंस जो होता है वो खाली एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस जो होता है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है। बट वहीं पे अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the initial position and final position of the body along with direction, ये इंपॉर्टेंट है, ये along with direction is known as its displacement। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था वो मेरा इनिशियल पोजीशन हुआ, और जहाँ पे मैंने ख़त्म किया वो मेरा फाइनल पोजीशन हुआ। जैसे मैं पॉइंट ए से स्टार्ट किया था और पॉइंट बी तक गया, फिर पॉइंट बी से मैं पॉइंट सी तक आया, तो यहाँ से यहाँ मेरा जो डिस्टेंस था वो 5 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, और ये पाइथागोरस थ्योरम से मेरा 4 किलोमीटर। तो मैं पॉइंट ए से स्टार्ट करके पॉइंट सी तक गया, तो डिस्टेंस जो होगा वो तो जो मैंने एक्चुअल पाथ कवर किया, मतलब 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, डिस्टेंस तो मेरा 8 किलोमीटर ही होगा। लेकिन जो मेरा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमारा इनिशियल से फाइनल पोजीशन, ये मेरा इनिशियल, ये मेरा फाइनल, इसके बीच का जो स्ट्रेट लाइन दैट इज योर 4 किलोमीटर। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा छोटा होगा डिस्टेंस से। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज smaller than distance। इक्वल हो सकता है बट ज़्यादातर केस में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्टेंस से हमेशा छोटा होगा। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ऑलवेज डिस्टेंस से छोटा होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में जो वर्ड ही आ रहा है वो देखिए आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट।
अब इसी के ऊपर कुछ और पॉइंट्स है जो हमें याद रखना है, ठीक है। इसी के ऊपर हमें कुछ और पॉइंट्स याद रखना है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। जैसे कि मान लेता हूं कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है जिसमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक है और पॉइंट बी से अगेन पॉइंट सी तक है, ठीक है। तो ये हमारा 3 रेक्टेंगुलर ट्रैक है। यहाँ से यहाँ तक का हमारा डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, ये है हमारा 4 किलोमीटर, ये है हमारा 3 किलोमीटर। तो मैं पॉइंट ए से बी तक जाता हूँ, बी से सी, फिर सी से ए। तो मैं पॉइंट ए से वापस पॉइंट ए पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था मैं घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ गया, बट मेरा डिस्टेंस क्या होगा? देखिए डिस्टेंस जो होगा वो मेरा होगा ए टू बी प्लस बी टू सी प्लस सी टू ए, मीन्स हमारा होगा 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, विच विल बी इक्वल्स टू योर 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर जो हुआ वो हमारा डिस्टेंस हुआ। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का बात कर दूं, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का बात कर दूं, तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि मैंने अपना इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक कवर कर लिया, मैं जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था घूम के उसी पॉइंट पे चल गया, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ का कॉन्सेप्ट हमें क्या बताना चाह रहा है? यहाँ का कॉन्सेप्ट हमें यही बताना चाह रहा है कि हम जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, हम जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, अगर हम वापस उसी पॉइंट पे घूम के आ जाए, जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था, अगर हम वापस उसी पॉइंट पे घूम के आ जाए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो जाएगा। सेम थिंग हैपेंस इन सर्कल ऑल्सो, सर्कल में भी सेम थिंग हमारा होता है, ठीक है। सर्कल में भी हमारा सेम थिंग होता है, आप देख सकते हैं। जैसे कि ये मैं एक अगर सर्कल ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, ये मेरा एक सर्कल है। मैंने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था, ये हमारा सर्कल का रेडियस, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, सपोज कर लेते हैं ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट O है, और हमने ट्रैवल किया डिस्टेंस, रेसिंग ट्रैक है, ट्रैवल करते हुए हम फिर इसी पॉइंट पे आ गए, मतलब पॉइंट O टू पॉइंट O हमने कवर किया। तो जो हमारा डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू circumference of circle which is your 2 pi r। बट क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता है, बट क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे हम वापस आ गए। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि अगर हम इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करके वापस इनिशियल पॉइंट पे आ जाते हैं तो हमारा डिस्टेंस जो होगा वो तो 0 नहीं होगा, बट डिस्प्लेसमेंट हमेशा हमारा 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमें कुछ कुछ याद रखना है। आज का इस वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक है डिफरेंस क्या क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, आज ये हम करेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक, और फिर हमारा आज का वीडियो ख़त्म हो जाएगा। तो डिस्टेंस, और यहाँ पे हम लिख लेंगे डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस को लिखने के लिए। चलिए, तो क्या क्या डिफरेंस हो सकता है? पहला, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो हमारा लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड होगा वो डिस्टेंस बताता है, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल
टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो लेंथ, डिस्टेंस क्या है हमारा, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो हमारा लेंथ है जो कि एक ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है टोटल, और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड पॉइंट क्या है कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये जो है ये हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इसे शॉर्ट में बता देते हैं। स्केलर क्वांटिटी जो होता है इसका खाली मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी जो होता है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बताता है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ, पहला। तीसरा है कि इट डिपेंड्स ऑन द पाथ, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ, और ये जो होता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, ये मेन होता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, कोई भी हम पाथ फॉलो करें ये सेम होने वाला है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो है, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर हम थोड़ा सा भी मूवमेंट कर रहे हैं इसका मतलब है कि हमारा कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर हो रहा है। बट डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट में हमें ये याद रखना है कि इट कैन बी ज़ीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी कैन बी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट जो है बॉडी का वो ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा। फिफ्थ पॉइंट जो है कि इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस जो होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। बट इट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या चीज़ पे डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। तो ये हमारा डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो हमें लिखना है पहला कि ये लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड पे डिपेंड करता है और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल से फाइनल। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका पाथ पे डिपेंडेंस है, इसका पाथ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ये जीरो कभी नहीं हो सकता, ये हमेशा ये ज़ीरो हो भी सकता है। ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ तक हमने आज मोशन क्लास 9 CBSE का पहला पार्ट कवर किया, जिसमें हमने मोशन, रेस्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को बहुत ही डीपली और हर एक पॉइंट को कवर किया है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे अपना सपोर्ट दिखाइए। ऐसे ही बहुत से वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं क्लास 9, 10 बोर्ड्स प्रिपरेशन से रिलेटेड। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।